हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं ये रेगुलरिटी में चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे जो ग्रुप है यूट्यूब पे उससे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इन क्लासेस का प्रॉफिट लें। ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, आगे भी चलते रहेंगे जब तक कि कॉलेज ओपन नहीं हो जाती। तो सब लोग इससे जुड़ें और हमारे द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनसे आप नॉलेज लें। ठीक है, तो हमारा आज बीएससी फर्स्ट ईयर में टॉपिक चलेगा सेल वॉल। सेल वॉल लास्ट वीडियो तक भी चल रहा था। आज हमें सेल वॉल से संबंधित कुछ रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं और इसके अलावा मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहां पर तीन चीजें क्लियर करूंगा। एक करूंगा आपको प्लाज्मोडेस्माटा, एक करूंगा डेस्मोसोम और एक करूंगा टोनोफाइब्रिन। इन तीन चीजों को लेकर थोड़ा क्या रहता है, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। ये कोशिका भित्ति में ही आता है, कोशिका भित्ति से ही संबंधित एक तरह से संरचना ही मान लीजिए। और इनमें ज्यादातर क्या होता है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है या डेस्मोसोम क्या है या टोनोफाइब्रिल क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं तीन चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो पादप कोशिकाएं हैं और ये दोनों पादप कोशिकाएं एक दूसरे के साथ गहरे संपर्क के रूप में क्या है, स्थापित है, मतलब पास पास उपस्थित है एक दूसरे के। ठीक है, एक पादप कोशिका है ये वाली और एक पादप कोशिका है ये वाली। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। ये इसकी रिक्तिका हो गई और ये इस पादप कोशिका की क्या हो गई, रिक्तिका हो गई। ये इनका है कोशिका द्रव्य, ये इनका क्या है, कोशिका द्रव्य, और ये क्या है, इनकी रिक्तिका। ये ऊपर हो जाएगी क्रमशः कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के ऊपर हो जाएगी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये सामान्य कोई प्रारूपिक कोशिका है। इस कोशिका में ये पहली कोशिका है, कोशिका ए, और ये हमारे पास दूसरी कोशिका है, कोशिका बी। दोनों कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका उपस्थित है केंद्रीय भाग में, बाकी कोशिकांग साइड में होंगे और जिस संरचना में कोशिकांग पाए जाएंगे उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। मतलब इस रिक्तिका के चारों ओर जो भी ये स्थान है इसमें एक द्रव्य भरा रहता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इस समीपस्थ कोशिकाएं जो हैं, एक दूसरे के पास में उपस्थित कोशिकाएं जिस संरचना द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहां पर बीच में क्या है, कुछ तंतु समान कोशिकाएं पाई जाती हैं या संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचना के द्वारा इसका कोशिका द्रव्य इसके कोशिका द्रव्य से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसका कोशिका द्रव्य इस बी वाली कोशिका द्रव्य के क्या रहता है, संपर्क में रहता है। किसके द्वारा, इस बीच वाली संरचना के द्वारा। इसमें कुछ तंतु समान संरचनाएं भी पाई जाती हैं और इसी संरचना को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक प्रकार की संयोजक संरचना है जो दो समीपस्थ कोशिका के कोशिका द्रव्य को आपस में क्या करती है, जोड़ती है या फिर संयोजित करती है। ठीक है, तो ये था आपका प्लाज्मोडेस्माटा, पहला पॉइंट। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो समीपस्थ कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिका द्रव्य कुछ संरचनाओं द्वारा आपस में क्या है, संयोजित है। यानी कि कोशिका द्रव्य एक दूसरे के क्या आ रहा है, संपर्क में आ रहा है। इस कोशिका का कोशिका द्रव्य इस कोशिका के संपर्क में और इस कोशिका का कोशिका द्रव्य इस कोशिका के क्या आ रहा है, संपर्क में आ रहा है। तो जिस चीज के द्वारा या जिस तंतुओं के द्वारा यह संपर्क में आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और जब ये संपर्क में आ जाता है, यानी कि जब दोनों कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में संपर्क में आ जाता है, तो इस प्रकार संपर्क में आए कोशिका द्रव्य को सिम्प्लाज्म कहा जाता है।
क्या कहते हैं इससे? इस प्रकार का कोशिका द्रव्य जो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, इस प्रकार का कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? सिम्प्लाज्म। लेकिन अगर कोशिका द्रव्य एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता तो उसे कहा जाता है एपोप्लाज्म। जैसे ये कोशिका है एक, जिसके अंदर ये रिक्तिका होगी, ये एक और कोशिका है समीपस्थ जिसमें रिक्तिका होगी, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहा कोशिका द्रव्य। यहां पर एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है, तो यहां पर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कोशिका द्रव्य कहलाएगा आपका एपोप्लाज्म। यहां पर कोशिका द्रव्य एक दूसरे के किस में आ रहा है? संपर्क में आ रहा है, इसलिए कहलाएगा आपका सिम्प्लाज्म। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक प्रकार की संयोजक संरचना है। कैसी संरचना है? संयोजक संरचना है। और क्या करती है? दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य का क्या कर रही है? संयोजन कर रही है। अगर कोशिका द्रव्य का संयोजन हो जाता है तब वह कोशिका द्रव्य सिम्प्लाज्म कहलाता है, और अगर संयोजन नहीं होता तब वह कहलाता है एपोप्लाज्म। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट था जिसे हमने कहा है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा सेकंड वाला, डेस्मोसोम। कि डेस्मोसोम क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट था प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेकंड हम देखेंगे डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या होते हैं? ठीक है, तो डेस्मोसोम क्या होते हैं? किसी भी पादप कोशिका में सबसे आंतरिक जो सजीव परत होती है उसे कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक सजीव परत है, जैसे कोशिका हो गई, इस कोशिका में ये कोशिका झिल्ली हुई आंतरिक सजीव परत, और इसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। यानी कि कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। तो सामान्यतया किसी पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होगी उस कोशिका झिल्ली के ऊपर कुछ तंतुनुमा संरचनाएं, इस कोशिका झिल्ली के ऊपर की तरफ कुछ तंतुनुमा संरचनाएं क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। कुछ तंतुनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, फाइबर जैसी संरचनाएं क्या होती हैं? उपस्थित होते हैं। इन तंतुनुमा संरचनाओं को, इन धागे की नुमा संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? डेस्मोसोम कहते हैं। तंतुनुमा इन संरचनाओं को या तंतुओं से बनी हुई इस परतीय संरचना को हम क्या कहते हैं? डेस्मोसोम कहते हैं। और यह डेस्मोसोम परत जिन तंतुओं के द्वारा निर्मित है उन तंतुओं को टोनोफाइब्रिल कहा जाता है। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? टोनोफाइब्रिल। ठीक, दोबारा देखिए, डेस्मोसोम क्या होते हैं? किसी भी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर तंतुओं से बनी हुई कुछ परतें निर्मित होती हैं, तंतुओं से बनी हुई कुछ परतें पाई जाती हैं। तंतुओं से बनी हुई इन परतों को डेस्मोसोम कहा जाता है, और इस डेस्मोसोम में जो तंतु पाए जाएंगे उन तंतुओं को टोनोफाइब्रिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उन्हें? टोनोफाइब्रिल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कोशिका से संबंधित, पादप कोशिका से संबंधित तीन चीजें क्लियर हुई हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका द्रव्य का संयोजन करवाएगा, तंतु की जो परत पाई जाएगी कोशिका झिल्ली के ऊपर उसे डेस्मोसोम कहेंगे, और वो जो तंतु होंगे जिससे डेस्मोसोम का निर्माण हुआ है उन तंतुओं को क्या कहा जाएगा? टोनोफाइब्रिल। ठीक है, तो हमने यहां पर तीन चीजें क्लियर की है। पहला प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर किया है, दूसरा हमने डेस्मोसोम क्लियर किया है, और तीसरा हमने टोनोफाइब्रिल क्लियर किया कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, डेस्मोसोम क्या होता है, और टोनोफाइब्रिल क्या होता है। ठीक है, अब दोबारा हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। वो जो चल रहा था वही सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। और आज का जो टॉपिक होगा इस कोशिका भित्ति से संबंधित वो होगा कोशिका भित्ति में रासायनिक परिवर्तन, कि कोशिका भित्ति में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उसका हमें क्या करना है? यहां पर अध्ययन करना है। तो सामान्यतः जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अर्थात उन कोशिकाओं में जितनी भी भित्तियां होंगी, चाहे वो प्राथमिक भित्ति हो, चाहे वह द्वितीयक भित्ति हो, चाहे वह तृतीयक भित्ति हो,
ये सभी किससे बनी हुई होंगी? ये सभी की सभी बनी हुई होंगी सेलुलोज से। ठीक है, ये सभी किससे बनी हुई होंगी? सेलुलोज से। लेकिन सेलुलोज के अलावा भी पादप कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का क्या पाया जाता है? निक्षेपण पाया जाता है। जैसे कि पादप कोशिका में निक्षेपण पाया जाता है लिग्निन का, पादप कोशिका में निक्षेपण पाया जाता है सुबेरिन नामक पदार्थ का, पादप कोशिका में निक्षेपण पाया जाता है क्यूटिकल का या फिर क्यूटीन नामक पदार्थ का। इसके अलावा जो पादप कोशिकाएं होंगी उसके अंदर सेलुलोज का भी कभी कभी निक्षेपण पाया जाता है, म्यूसिलेज का भी क्या पाया जाता है? निक्षेपण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ और पदार्थ भी हैं, जैसे क्यूटिकल के अलावा आ गया म्यूसिलेज आ गया, म्यूसिलेज के अलावा खुद सेलुलोज भी यहां पर निक्षेपित अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ खनिज लवणों का भी यहां क्या पाया जाता है? निक्षेपण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर अनेक पदार्थों का क्या हुआ? निक्षेपण हुआ। जैसे लिग्निन का हो गया, सुबेरिन का हो गया, क्यूटिकल का हो गया, म्यूसिलेज का हो गया, सेलुलोज का हो गया और खनिज लवणों का हो गया। तो यहां पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जिनका क्या पाया जाएगा? निक्षेपण। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सामान्यतः पादप कोशिका होती है, उन सामान्यतः पादप कोशिकाओं में सेलुलोज का निक्षेपण होता है, मतलब सेलुलोज उपस्थित होती है। कि सभी पादप कोशिकाएं किससे निर्मित होती हैं? सेलुलोज से निर्मित होती हैं। लेकिन सेलुलोज के अलावा भी पादप कोशिकाओं में लिग्निन का, सुबेरिन का, क्यूटिकल का, म्यूसिलेज का, खनिज लवणों का भी निक्षेपण पाया जाता है। इसके आधार पर पादप कोशिका भित्ति की मोटाई या उसके व्यास में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो जब इन पदार्थों का कोशिका भित्ति में निक्षेपण होता है तो कोशिका भित्ति में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन परिवर्तनों को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम देखते हैं किस किस पदार्थ के निक्षेपण के कारण क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले हम लेते हैं लिग्निन भवन, लिग्निफिकेशन या फिर लिग्निन भवन। जब किसी पादप कोशिका में किसका निक्षेपण हो? लिग्निन नामक पदार्थ का। यदि किसी पादप कोशिका में लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ का निक्षेपण होता है तो इस प्रकार का जो निक्षेपण है उसे लिग्नि भवन कहलाता है या लिग्नि भवन कहा जाता है। लिग्निन एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है। और चूंकि यह जल के लिए अपारगम्य होता है तो अंदर जो सजीव संरचनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी संरचना के ऊपर लिग्निन का निक्षेपण हो गया तो ये जल को अंदर जाने नहीं देती, तो नीचे वाली जितने भी सजीव संरचनाएं होती हैं वो सभी सजीव संरचनाएं कैसे हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। जिसके कारण इन संरचनाओं का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यांत्रिक सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु। ठीक है, किस लिए किया जाएगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु। ठीक, हम बात करें लिग्नि भवन की। लिग्नि भवन में किसका निक्षेपण होगा कोशिका भित्ति में? लिग्निन का। लिग्निन कैसा पदार्थ है? जल के लिए अपारगम्य पदार्थ। चूंकि जल के लिए क्या है? अपारगम्य पदार्थ, मतलब जल को क्या कर लेता है? सोख लेता है, जिसकी वजह से इसके समीप जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? मृत हो जाएंगी। और मृत होने के बाद उन कोशिकाओं के द्वारा पौधे को क्या प्रदान किया जाएगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः लिग्निन का जो निक्षेपण है वह वाहिका एवं वाहिनिका में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? वाहिका एवं वाहिनिकाओं में पाया जाता है। ये पहला पॉइंट था हमारा लिग्नि भवन। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है सुबेरिन का, तो इसे कहते हैं सुबेरिन भवन या सुबेरी भवन भी कहा जाता है इसे। सुबेरी भवन में क्या होगा? कोशिका भित्ति में किसका निक्षेपण होगा? सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का। किसका निक्षेपण होगा? सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का। सुबेरिन क्या होता है? सुबेरिन एक प्रकार से वसा का क्या होता है? मिश्रण होता है। सुबेरिन किसका मिश्रण है? वसा का मिश्रण होता है, जो सामान्यतया मध्य पटलिका में, किसमें? मध्य पटलिका में निक्षेपित होता है। यह प्राथमिक अथवा द्वितीयक भित्ति पर निक्षेपित नहीं होता है। कहां निक्षेपित होता है? मध्य पटलिका में। और चूंकि यह वसा के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ है, अतः यह भी जल के लिए कैसा होगा? यह भी जल के लिए होगा
अपारगम्य, ठीक है। चूंकि ये जल के लिए अपारगम्य होगा, अतः इसके कारण भी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी, जिनके द्वारा भी पादप को क्या प्रदान किया जाएगा, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं उनमें मुख्य रूप से दृढ़ोतक कोशिकाओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा सुबेरी भवन या सुबेरीन भवन। तीसरा आ जाएगा क्यूटीन भवन। तीसरा कौन सा आ जाएगा, क्यूटीन भवन। क्यूटीन भवन क्या होता है, जब किसी पादप कोशिका में क्यूटिकल नामक रासायनिक पदार्थ का, किसका, क्यूटिकल नामक, क्यूटिकल क्या होता है, एक प्रकार का मोम पदार्थ होता है, मोमी पदार्थ होता है, वैक्स पदार्थ होता है। तो जब किसी पादप कोशिका में क्यूटिकल नामक रासायनिक पदार्थ का निक्षेपण होता है तो उसे क्यूटीन भवन कहा जाता है। चूंकि क्यूटिकल क्या है, एक मोम है, एक प्रकार की क्या है, रसीय पदार्थ या तेलीय पदार्थों से बनी हुई परत होती है, अतः यह किसी भी पौधे में बाह्य त्वचा के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाती है। चूंकि यह बाह्य त्वचा पर परत के रूप में जमा हो जाती है, अतः यह कि जिस बाह्य त्वचा पर परत के रूप में जमा हुई है उस बाह्य त्वचा से जल की हानि नहीं होने देती है, क्योंकि ये जो क्यूटिकल होती है ये जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। तो ये जल की क्या नहीं होने देगी, हानि नहीं होने देगी। और पादप के बाह्य भागों द्वारा जो जल की हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसपायरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये जो क्यूटिकल है ये क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन में क्या लाती है, कमी लाती है। क्यूटिकल के कारण वाष्पोत्सर्जन में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूटीन भवन। तो क्यूटीन भवन में क्या होगा, क्यूटिकल का निक्षेपण होगा, कहाँ होगा, पौधे के बाह्य भागों पर होगा, जैसे कि बाह्य त्वचा पर। यहाँ क्यूटिकल एक परत समान संरचना बना लेती है जो बाह्य भागों से जल की हानि को रोकती है, और जो जल की हानि बाह्य भागों से होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अतः कुल मिलाकर क्यूटिकल की परत बाह्य भागों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में क्या लाती है, कमी लाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूटीन भवन। क्यूटीन भवन के बाद बात करेंगे हम म्यूसिलेज की, कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पादप की कोशिका भित्ति पर म्यूसिलेज नामक रासायनिक पदार्थ का क्या हो जाता है, निक्षेपण। इसे श्लेष्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, म्यूसिलेज क्या है, म्यूसिलेज देखिए एक प्रकार का क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो जल का क्या करता है, अवशोषण। सभी जल का अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन ये जो म्यूसिलेज है ये श्लेष्मा की तरह क्या करता है, जैसे श्लेष्मा होती है ना म्यूकस, उसकी तरह जल का अवशोषण करके क्या बना देता है, एक गाढ़ा तरल निर्मित करता है। क्या करता है, एक गाढ़ा तरल निर्मित करता है। और यह जो गाढ़ा तरल होता है, यह गाढ़ा तरल पौधे के विभिन्न भागों में, सामान्यतः पत्तियों या फलों में क्या हो जाता है, एकत्रित होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग अनेक प्रकार की औषधि निर्माण में या फिर भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल एलोवेरा जो है, एलोवेरा को हिंदी में कहते हैं ग्वारपाठा। ग्वारपाठा या जो एलोवेरा होता है उसमें जो पत्तियां हैं उसके अंदर आपको जो चिकना पदार्थ दिखाई दे रहा है, द्रव जैसा गाढ़ा पदार्थ, वो क्या है, म्यूसिलेज है, ठीक है। इसके अलावा जो भिंडी है उस भिंडी में भी आपको जो चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है वो भी क्या है, म्यूसिलेज है। तो म्यूसिलेज क्या हुआ, म्यूसिलेज एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हुआ, किस रूप में पाया जाता है, श्लेष्म के रूप में, मतलब एक गाढ़े तरल के रूप में पाया जाता है। ये गाढ़ा तरल कब मिलता है, जब इसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, और ये पौधे के विभिन्न भागों में संचित होकर आर्थिक रूप से मनुष्य की क्या करता है, सहायता करता है। मतलब जैसे औषधियां बनाने में या फिर भोजन के रूप में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका म्यूसिलेज। इसके अलावा कभी कभी सेल्यूलोज भी कोशिका भित्ति में क्या होता है, निक्षेपित। सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी हुई सेल्यूलोज से है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे किसी भी पादप में प्राथमिक भित्ति सेल्यूलोज से बनी हो,
उसके बाद प्राथमिक भित्ति पर दोबारा सेलुलोज निक्षेपित हो गया, फिर बन गई द्वितीयक भित्ति, और द्वितीयक भित्ति पर पुनः सेलुलोज के निक्षेपण के कारण क्या बन गई, तृतीयक भित्ति। तो इनमें क्या हुआ भाई, जो मुख्य कोशिका भित्ति थी वो सेलुलोज से ही बनी हुई है, लेकिन उस पर भी लगातार सेलुलोज का निक्षेपण होता रहा। तो कभी कभी क्या होता है, सेलुलोज भी कोशिका भित्ति पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। और उसके बाद आएगा हमारा खनिज लवण, कि पादप कोशिकाओं में कभी कभी खनिज लवण भी क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पदार्थ जैसे कि पैक्टिन, इसके अलावा कुछ पदार्थ जैसे कि टैनिन, इसके अलावा कुछ पदार्थ जैसे कि रेजिन। ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, निक्षेपित होते हैं। अगर विशेष रूप से खनिज लवण की बात की जाए तो इनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टिन्स के साथ मिलकर दोबारा देखिए, खनिज लवण की अगर बात की जाए तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टिन के साथ मिलकर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट के रूप में कहां पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, मध्य पट्टिलिका में। मध्य पट्टिलिका किससे बनी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इस पैक्टिन के साथ मिलकर कहां जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, मध्य पट्टिलिका में। और इनके अलावा कोशिका भित्ति में कभी कभी टैनिन तथा रेजिन का निक्षेपण भी देखा जाता है। तो इस प्रकार कोशिका भित्ति में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, निक्षेपण होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति में क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, जिसके कारण या तो उसका प्रयोग किया जाता है आर्थिक रूप से, या फिर वह पौधे को क्या प्रदान करती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। ठीक है, तो ये था आपका रासायनिक परिवर्तन कोशिका भित्ति में। रासायनिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या था कि कोशिका भित्ति जब निर्मित होती है तो कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अलावा कई अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिनका निक्षेपण होता है, और इन पदार्थों के निक्षेपण के कारण कोशिका भित्ति में कुछ परिवर्तन होते हैं। चूंकि ये सभी पदार्थ रासायनिक हैं, जिसके कारण कोशिका भित्ति में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहे हैं, इस कारण इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। उसके बाद आएगा आपका कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य, ये आपका रहेगा नेक्स्ट पॉइंट। तो हम जिन कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं ये सिर्फ पादप के संदर्भ में बात करेंगे, शैवाल, कवक या किसी बैक्टीरिया कोशिका के संदर्भ में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला, कोशिका भित्ति जल के लिए क्या होती है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। सदृढ़ता मतलब कोशिका के साथ उपस्थित होकर उसे क्या प्रदान कर रही है, दृढ़ता प्रदान कर रही है। दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान कर रही है। क्या प्रदान कर रही है, मजबूती। मजबूती मतलब उसे स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से किसी भी बाह्य पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के कारण या किसी बाह्य आघात के कारण कोशिका को क्षति नहीं पहुंचती है। इसका मतलब कोशिका भित्ति कोशिका की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। ठीक है, तो किस रूप में कार्य कर रही है कोशिका भित्ति, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में। तो पहला कार्य क्या हो गया कोशिका भित्ति का, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में, कि कोशिका भित्ति दृढ़ता प्रदान करती है कोशिका को, या मजबूती प्रदान करती है, या बाह्य आघातों से क्या करती है, उसकी सुरक्षा करती है। इसका मतलब ये किसका कार्य करेगी, सुरक्षात्मक आवरण का। ठीक है, दूसरी बात, कोशिका भित्ति का दूसरा काम है पारगम्यता, परमिएबिलिटी या फिर पारगम्यता। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी है, मुख्य रूप से सेलुलोज से। और ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज जल के लिए क्या होता है, पारगम्य होता है। यानी कि कोशिका भित्ति से होकर के, जैसे ये कोशिका है और ये कोशिका का आवरण हो गया सबसे बाहर वाला, इसे हमने क्या कह दिया, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जल के लिए क्या है, पारगम्य, यानी कि जल अंदर आ सकता है, जल बाहर भी आसानी से जा सकता है। इसका मतलब बाहर उपस्थित माध्यम में कोई भी पदार्थ होंगे वो जल के साथ घुलकर अंदर आ सकते हैं, और अंदर के माध्यम में जो भी पदार्थ होंगे वो जल के साथ घुलकर बाहर भी जा सकता है। तो इस प्रकार पारगम्यता के आधार पर
कोशिका भित्ति पदार्थों का क्या करती है, आदान प्रदान भी करती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के द्वारा पदार्थों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान भी किया जाता है। ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो होती है, यह कोशिका भित्ति मुख्य रूप से अनेक प्रकार के पदार्थों को निक्षेपित करके रासायनिक परिवर्तन भी दर्शाती है, जैसे कि इसके अंदर सुबेरिन, क्यूटिकल, लिग्निन, म्यूसिलेज, सेल्यूलेज एवं खनिज लवण जैसे पदार्थों का क्या देखा जाता है, निक्षेपण भी देखा जाता है, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह कोशिका झिल्ली को आधार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, अतः कोशिका झिल्ली को आधार प्रदान करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति यहां पर पदार्थों के निक्षेपण के फलस्वरूप विशेष प्रकार के क्या निर्मित करती है, गर्त भी निर्मित करती है, जिन्हें क्रमशः सरल गर्त एवं परिवेशित गर्त भी कहा जाता है। सरल जो गर्त होते हैं वो सामान्यतः लिग्निन के निक्षेपण के कारण बनते हैं, और परिवेशित गर्त के अंदर द्वितीय जो भित्ति होती है फूल जाती है, एक मेहराब का, एक फुलाव संरचना का निर्माण करती है। तो ये दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थों की किसमें सहायता करते हैं, आवागमन में। किसमें सहायता कर रहे हैं, आवागमन में। तो कोशिका भित्ति पर पाए जाने वाले गर्तों की सहायता से पदार्थों को क्या दर्शाया जाता है, आवागमन भी दर्शाया जाता है। इस प्रकार कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर अनेक कार्यों को क्या करती है, संपादन करती है। ठीक है, ये थी आपकी कोशिका भित्ति कंप्लीट। ठीक है, सेल वॉल हो गई आपकी कंप्लीट। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कोशिका झिल्ली के साथ। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कोशिका भित्ति थी, क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर हमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनानी पड़ेंगी उसके रासायनिक संगठन को समझने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। ठीक है, थैंक यू सो मच।